नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सॉम्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, M.Com, हिंदी, सेकेंड ईयर, IBO 01 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश, ब्लॉक 1 संकल्पनाएं तथा आयाम, इकाई 1 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश परिचय, 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश के अर्थ, प्रकृति और प्रासंगिकता की व्याख्या कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घरेलू, विदेशी और वैश्विक आयामों का वर्णन कर सकें। विदेशी परिवेश के भौगोलिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी और पारिस्थितिकीय अंगों का विश्लेषण कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश के प्रत्येक घटक के प्रभावों, इम्प्लीकेशंस की व्याख्या कर सकें। 1.1 प्रस्तावना। व्यवसाय को उद्योग व वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों के समूह की तरह परिभाषित किया जाता है। बाद वाले प्रकार के व्यवसाय को पहले वाला फर्म अपने राष्ट्र की तुलना में विदेशी राष्ट्र में परिवेशीय कारकों में संभावित अंतर के कारण अलग करता है। अपने राष्ट्र में व्यवसाय करते हुए कोई सामान्य रूप से अधिकतम परिवेशीय कारकों से परिचित होता है व इनसे निपटने के योग्य होता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का प्रबंधन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि घरेलू परिवेश से भिन्न परिवेशों में संचालन करना अतिरिक्त सतर्कता चाहता है व कंपनी को अपनी युक्तियों को उपयुक्त रूप से व्यवसाय सफलता के लिए अपनाना होता है। इस इकाई में आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश की प्रासंगिकता, प्रकृति व अर्थ का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम व्यवसाय परिवेश के विभिन्न घटकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश की अवधारणा और प्रासंगिकता। सरल शब्द में, परिवेश का आशय किसी की परिस्थिति अथवा माहौल से होता है। व्यावसायिक फर्म के संदर्भ में परिवेश को विभिन्न बाहरी कारकों व बलों की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि फर्म के आसपास होता है व उसके निर्णयों व संचालनों के नतीजे को प्रभावित करता है। जैसा कि इस परिभाषा द्वारा बताया गया है, परिवेश की 2 प्रधान विशेषताएं हैं। प्रथम, ये कारक व बल फर्म के बाहरी होते हैं। द्वितीय, यह अनियंत्रणकारी है। फर्म इनको बदलने के लिए बहुत कम कार्य कर सकती है, बल्कि उसको इनके अनुसार उपयुक्त रूप से अपनी युक्तियों को नियोजित करना होता है। 1.2.1 सूक्ष्म एवं वृहत परिवेश। इस बात को ठीक से समझने के लिए परिवेश के 2 प्रमुख वर्गीकरणों पर नजर डालते हैं। यह वर्गीकरण सूक्ष्म तथा वृहत परिवेश है। सूक्ष्म परिवेश को फर्म के निर्णयों और कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कर्ताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पूर्तिकर्ता, विभिन्न बाजारीय मध्यस्थ और सहायक संगठन जैसे दलाल, वाहक, गोदाम, विज्ञापन व विपणन शोध संस्थान, व्यावसायिक सलाहकार संस्थान और वित्तीय संस्थान, प्रतिस्पर्धी, ग्राहक और सामान्य लोग आते हैं। ग्राहक कंपनी का बाजार निर्मित करता है। पूर्तिकर्ता तथा बाजार मध्यस्थ फर्म को आगते प्रदान करके सहायता देते हैं और उत्पादन तथा विपणन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। प्रतिस्पर्धी तथा सामान्य लोग भी एक कंपनी के व्यापार करने के तौर तरीकों को प्रभावित करते हैं। वृहत परिवेश, इसके विपरीत, यह उन विस्तृत बलों से बना होता है जो फर्म और उसके साथ साथ दूसरे कर्ताओं को भी प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत भौगोलिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी, तकनीकी और पारिस्थितिकीय बल या प्रभाव आते हैं। फर्म को इन परिवेशीय बलों में होने वाले परिवर्तनों पर लगातार निगाह रखनी पड़ती है और उनसे निपटने के लिए युक्तियां बनानी पड़ती हैं। 122 घरेलू, विदेशी व वैश्विक परिवेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक परिवेश को समझने का एक और तरीका ये भी है कि इसे 3 विस्तृत समूहों में बांट दिया जाए: घरेलू, विदेशी और वैश्विक परिवेश। यह वर्गीकरण उस स्थान पर निर्भर करता है जहां पर परिवेशीय कर्ता तथा बल विद्यमान होते हैं और कार्य करते हैं। चित्र 1.1 को देखें, जिसमें परिवेश के इन 3 स्तरों को उनके सभी घटकों के साथ दर्शाया गया है। चित्र में सबसे भीतरी वृत्त फर्म की उत्पादन, वित्त, विपणन,
मानव संसाधन और शोध गतिविधियों से संबंधित व्यावसायिक युक्तियों और निर्णयों को दर्शाता है। इन कारकों को सामान्य रूप से नियंत्रणीय कहा जाता है क्योंकि सापेक्षिक रूप से फर्म का उन पर अधिक नियंत्रण होता है व इनका अधिक अनियंत्रणकारी घरेलू, विदेशी व वैश्विक परिवेशीय कारकों के अवरोधों के भीतर अपने लाभ के लिए समायोजित किया जाता है। चूंकि ये कारक राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, इसलिए फर्म सामान्यतः उनसे परिचित होती है और तत्परता से उन पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होती हैं। तीसरा वृत्त विदेशी व्यापार को दर्शाता है तथा ये किसी दूसरे देश में मौजूद भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों, राजनीतिक और कानूनी ताकतों व तकनीक तथा पारिस्थितिकी जैसे कारकों से निर्मित होता है। ये कारक विदेशी बाजार में लागू होते हैं, इसलिए सामान्यतः फर्म इन कारकों तथा उनके कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित नहीं होती। फर्म इनकी उपेक्षा विदेशी बाजार में अपने कारोबार को खोने की कीमत पर ही कर सकती है। समस्या विदेशी बाजारों की संख्या जिसमें फर्म संचालन करती है में बढ़त के साथ व तीव्र परिवर्तनों के साथ कुछ परिवेशीय कारकों में और भी जटिल हो जाती है। यह अंतर न केवल घरेलू व विदेशी परिवेशीय कारकों में होते हैं बल्कि विभिन्न विदेशी बाजारों में व्याप्त परिवेशों के मध्य भी। फर्म जितने अधिक विदेशी बाजारों में व्यापार करती है, ये समस्या उतनी ही जटिल होती जाती है। सिर्फ घरेलू और विदेशी बाजार में ही अंतर नहीं होता बल्कि विभिन्न विदेशी बाजारों में भी भिन्नता होती है। परिवेश में भिन्नता के कारण जो व्यावसायिक युक्तियां एक देश में सफल होती है, वही किसी अन्य देश में असफल हो जाती हैं। इसीलिए विदेशी बाजारों में की जा रही गतिविधियों में परिवेशीय भिन्नता के तथा विभिन्न बाजारों की परिस्थितियों के अनुरूप युक्तियां बनाने के प्रति काफी संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है। चित्र 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। सबसे ऊपर का वृत्त अर्थात चतुर्थ वृत्त वैश्विक परिवेश को दर्शाता है। वैश्विक परिवेश राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण कर लेता है और इसका प्रभाव किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। वैश्विक परिवेश देश और विदेश दोनों पर प्रभाव डालता है और ये दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व संधियों तथा क्षेत्रीय आर्थिक समूहों से निर्मित होता है। दुनिया भर में फैली आर्थिक मंदी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तरलता या स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों कार्य जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व व्यापार तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन के कार्य, कपड़ा व वस्त्र समझौता, प्राथमिकताओं की सामान्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद समझौता, क्षेत्रीय स्तर पर कदम उठाकर बनाए गए संगठन जैसे यूरोपियन यूनियन, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन तथा दक्षिण एशियाई देशों का संगठन आदि वैश्विक परिवेश के कुछ उदाहरण हैं जिनका व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभाव वैश्विक या क्षेत्रीय होता है। 1.2.3 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश की प्रासंगिकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परिवेश व्यावसायिक गतिविधियों के निर्वाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में परिवेश का महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि दो देशों का परिवेश कभी भी समान नहीं होता और वे बदली हुई व्यावसायिक परिस्थितियों से निपटने के लिए भिन्न व्यावसायिक युक्तियों की मांग करते हैं। चूंकि परिवेश फर्म की युक्तियों और युक्तियों के निर्णयों पर प्रभाव डालता है, इसलिए फर्म के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो घरेलू, विदेशी और वैश्विक परिवेश की गहरी जानकारी रखे। जब कोई फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का निर्णय करती है, तो उसे निर्णय संबंधी दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम, किस बाजार या बाजारों में प्रवेश किया जाए तथा द्वितीय, कैसे प्रवेश किया जाए। ये दोनों निर्णय युक्ति से जुड़े हुए हैं तथा परिवेशीय कारकों से काफी प्रभावित होते हैं। कंपनी अपने भावी बाजार के रूप में उन देशों का चुनाव करती है जिसमें भरपूर संभावनाएं हों। बाजार की संभावनाएं उस देश के भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, पंखों की मांग उन देशों में अधिक होगी जो उष्णकटिबंध पर स्थित हैं तथा जहां की प्रति व्यक्ति आय इतनी हो कि लोग पंखे खरीद सकें। जलवायु और पर्याप्त आय के अतिरिक्त विद्युत की उपलब्धता भी होनी चाहिए जिससे कि पंखे चल सकें।
जब फर्म एक बार बाजार की संभावनाओं को देखकर किसी देश को चुन लेती है तो उसे ये तय करना होता है कि उस बाजार में प्रवेश करने का सही तरीका क्या होगा। फर्म के पास कई तरह के विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे निर्यात, लाइसेंस देना, अधिकार देना, संयुक्त उपक्रम अथवा विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करना आदि। बाजार में प्रवेश करने के तरीके का चुनाव वास्तव में कई परिवेशीय कारकों पर निर्भर होता है। निर्यात का चयन तब किया जाता है जब गृह देश में उत्पादन करना सस्ता हो तथा उस विशेष उत्पाद के निर्यात पर कोई कानूनी प्रतिबंध न हो। यदि आयात प्रतिबंधित हो अथवा उत्पाद की परिवहन बहुत ऊंची व विपणन सहायक इकाई लगाने का चयन करती है हो तो फर्म विदेश में अपनी उत्पादन, लेकिन ये तभी उपयुक्त होता है जब विदेशी सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की विरोधी न हो और विदेश में आवश्यक कच्चा माल तथा श्रमिक स्थानीय रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हों। जिन देशों में पहली शर्त पूरी न होती हो वहां संयुक्त उपक्रम या लाइसेंस दिया जा सकता है, क्योंकि ये तरीके राजनीतिक रूप से कम आपत्तिजनक होते हैं। परिवेशीय प्रभाव किसी फर्म के कार्यात्मक तथा युक्ति संबंधी निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यदि फर्म विदेश में घरेलू व्यवसाय युक्तियों की प्रतिकृति करे अथवा अपने सभी विदेशी बाजारों में समान युक्ति को अपनाए तो वो सफल नहीं होगी। इसको राष्ट्र दर राष्ट्र अभिगमता का अनुसरण करना चाहिए व इसके अनुसार ही प्रत्येक राष्ट्र में बेहतर कार्यवाही के विषय में निर्णय लेना चाहिए। यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परिवेश का विश्लेषण सिर्फ उन फर्मों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है जो विदेशी बाजार में पहली बार प्रवेश कर रही है, बल्कि उनके लिए भी आवश्यक है जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। चूंकि परिवेशीय परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए फर्म को परिवेश पर लगातार नजर रखनी होती है और उसी के अनुरूप अपने निर्णयों में उपयुक्त परिवर्तन करने होते हैं। 1.3 विदेशी परिवेश के विभिन्न अंगों का विश्लेषण। घरेलू, विदेशी तथा वैश्विक तीनों तरह का परिवेश अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। यह विषय अत्यधिक विस्तृत होने के कारण एक ही इकाई में तीनों प्रकार के परिवेश तथा उनके व्यापार पर प्रभावों का अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः इस इकाई में विदेशी व्यापार के विभिन्न घटकों पर ही चर्चा की जाएगी। शेष दोनों प्रकार के परिवेश तथा उनके व्यापार पर प्रभाव के विषय में अन्य इकाइयों में विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। विदेशी व्यापार को पिछले खंड में भौगोलिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी तथा पारिस्थितिकीय बलों या प्रभावों से निर्मित बताया जा चुका है। फर्म को हर देश में जहां वह कारोबार करती है वहां के परिवेश के सभी घटकों का गहराई से निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। आने वाले उपखंड में फर्म के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की गतिविधियों पर इन घटकों के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। हम प्रत्येक घटक के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन यथार्थ में इन विभिन्न घटकों के मध्य काफी पारस्परिक व्याप्तता और पारस्परिक संबंध होता है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या की साहित्य में भौतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के परिवेश का तत्व मानकर चर्चा की गई है। सामाजिक, सांस्कृतिक, विधिक और राजनीतिक कारकों में काफी पारस्परिक व्याप्तता होती है। किसी देश की भौगोलिक विशेषताओं का उस देश के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि परिवेश के सभी घटक और तत्व नीति निर्माताओं के लिए प्रासंगिक नहीं होते हैं। काफी कुछ फर्म की प्रकृति और निर्णयों पर निर्भर करता है। निर्यात में रुचि रखने वाली एक फर्म के लिए व्यावसायिक नीति और आर्थिक परिवेश का विश्लेषण ही पर्याप्त होगा, लेकिन किसी अन्य देश में उत्पादन इकाई लगाने के इच्छुक एक बहुराष्ट्रीय निगम के लिए भौगोलिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, विधिक और राजनीतिक परिवेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि आर्थिक परिवेश। भौगोलिक स्थिति व्यावसायिक व्यवस्था, उद्योग केंद्र और मार्ग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जलवायु की विभिन्न स्थितियां जैसे वर्षा, हिमपात, वायु तापमान, आर्द्रता आदि विभिन्न तरह के उत्पादों की मांग को बढ़ावा देती हैं। जलवायु की भिन्नता के कारण लोगों के आवास, वस्त्र, भोजन, चिकित्सा और मनोरंजन की मांगों में भी भिन्नता होती है। कई अवसरों पर मांगें समान होती हैं,
और समान उत्पादों की मांग होती है, लेकिन जलवायु और स्थलाकृति में भिन्नता होने के कारण उत्पादों में अनुकूलन और संशोधन की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड की रॉल्स रॉयस कारों का कनाडा में चलाने के लिए काफ़ी संशोधन करने और ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई क्योंकि वहां की लवणीय रेत से 4 से 5 महीने के लगातार हिमपात के दौरान उन्हें सड़कों से गुजरने योग्य बनाए रखने के लिए फेंडरों और दरवाजे के पैनलों में जंग लग जाती है और तेल प्रणाली लीक करने लगती है। भौगोलिक परिस्थितियां इस बात को प्रभावित करती हैं कि संयंत्र कहाँ लगाना है। फर्म अपना संयंत्र ऐसे देश में लगाना चाहती है जहां की जलवायु अच्छी हो, स्थलाकृति अनुकूल हो, अर्थात भू-सतह की विशेषताएं जैसे पहाड़, समतल मैदान, नदियां और सागर, तथा जहां कच्चा माल, ऊर्जा और श्रम सस्ते मूल्यों पर भरपूर उपलब्ध हो। इसके अलावा उस देश की दूसरे बाजारों से निकटता और मुख्य व्यावसायिक मार्गों पर उसकी युक्तिपूर्ण स्थिति का भी काफी महत्व है। फर्म की वितरण और पूर्ति की युक्तियां विदेशी बाजार की भौगोलिक स्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। पुनः आदेश बिंदु तथा सुरक्षा स्तर को उन देशों में ऊंचा रखा जाता है जहां आसानी से पहुंचना संभव न हो तथा जहां से खराब मौसम के कारण संपर्क अचानक पूरी तरह से कट जाता है। 1.5 आर्थिक व वित्तीय परिवेश। सभी अनियंत्रणीय कारकों में से आर्थिक परिवेश संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक परिवेश का विश्लेषण करने से फर्म को पता चल जाता है कि बाजार कितना बड़ा है और उसकी प्रकृति कैसी है। इन प्रश्नों के उत्तर से ही यह तय होता है कि फर्म को किसी निर्धारित विदेशी बाजार में शामिल होना चाहिए या नहीं, और यदि शामिल होना हो तो अपने व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए किस तरह की युक्तियों को अपनाना चाहिए। वित्तीय परिवेश भी आर्थिक परिवेश से गहराई से जुड़ा होता है और फर्म की पूंजी संरचना, निवेश संबंधी निर्णयों और लेखा संबंधी गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण करते समय हमें जिन आयामों को ध्यान में रखना होता है उसके अंतर्गत उस देश के आर्थिक विकास का स्तर, आय व्यय ढांचा, मूलभूत संरचना जिसमें वित्तीय संस्थाएं और प्रणाली, मुद्रास्फीति, उस देश में विदेशी निवेश, औद्योगिक नीतियां, भुगतान शेष का लेखा संबंधी प्रणालियां और रीतियां, उस देश के विदेशी मुद्रा का समेकन, अन्य देशों के साथ धन और पूंजी बाजार आते हैं। अब हम इन कारकों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 1.5.1 आर्थिक परिवेश। आर्थिक परिवेश विश्व बाजार क्षमता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेत है। बाजार में प्रवेश करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक विवेचना करेंगे। अब हम विदेशी संकेतकों की। आर्थिक विकास, व्यावसायिक विकास प्रत्यक्ष रूप से देश के आर्थिक विकास से संबंधित है। जिन देशों के आर्थिक विकास के स्तर को उच्च आंका जाता है वहां न सिर्फ अनेकों उत्पादों की ऊंची मांग होती है बल्कि वहां आधारभूत सुविधाएं भी बेहतर होती हैं और वहां की बाजार प्रणालियां भी अधिक विकसित होती हैं। इन देशों में प्रतिस्पर्धा भी अधिक होती है। इसके विपरीत कम विकसित देशों में कम होती ही है, साथ ही आधारभूत सुविधाओं की स्थिति भी दयनीय होती है। इसलिए इन देशों में कारोबार करना कठिन और खर्चीला होता है। मांग तो आय किसी देश के विकास और बाजार के आकार का महत्वपूर्ण संकेतक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) तथा प्रति व्यक्ति आय के सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से है। अधिकांश औद्योगिक उत्पादों तथा पंजीगत यंत्रों का विक्रय सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित होता है, जबकि उपभोक्ता उत्पादों की मांग प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर होती है। आय के अतिरिक्त हमें जीएनपी के क्षेत्रीय वितरण के विषय में भी जानकारी एकत्र करनी होती है, क्योंकि यह किसी अन्य देश में कौन से सामान की मांग होगी इसका एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यदि किसी देश के जीएनपी का अधिकांश भाग कृषि से आता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह देश कृषि आधारित है और वहां बीज, उर्वरक, कीटनाशी और कृषि यंत्रों और औजारों की अच्छी मांग होगी। दूसरी ओर एक औद्योगिक देश जो उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर है, वहां कच्चे माल, संयंत्र और मशीनी यंत्रों तथा अनेक प्रकार की स्थायी व अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक अच्छा बाजार होगा। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड है, लेकिन ये किसी देश के विकास और संपन्नता का पूरी तरह से आंक नहीं सकता।
पूंजी का वितरण अधिक प्रासंगिक होता है। विकसित देशों में पूंजी का वितरण अपेक्षाकृत समान होता है, जबकि विकासशील देशों में बहुत असमान होता है। चूंकि आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरे देश की 60 से 70% जीएनपी का कारण होता है और शेष लोग विकासशील राष्ट्रों में निर्धन हैं, उच्च मूल्य उत्पादों, आरामदायक व विलासी वस्तुओं के लिए उच्च मूल्य उत्पाद सीमित होंगे। व्यय प्रतिमान पर आंकड़ा ये जानने में उपयोगी है कि विभिन्न वस्तुओं पर मुद्रा कैसे व्यय किया जाता है व किस प्रकार के उत्पादों को वरीयता दी जाती है। आधारभूत सुविधाएं किसी देश के आर्थिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण आयाम है तथा ये देश के आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। कंपनियों को बेकार संचार प्रणाली वाले देशों में अपने व्यापार का समन्वय व नियंत्रण करने में कठिनाई होती है। 1.5.2 वित्तीय परिवेश किसी देश की अच्छी वित्तीय स्थिति और उसके साथ साथ अनुकूल निवेश नीतियां मांग की भारी संभावनाओं को दर्शाती है। भुगतान शेष लेखा किसी देश का भुगतान शेष लेखा उस देश के विदेशी व्यापार तथा विनिमय नियंत्रण नीति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला एक प्रमुख स्रोत है। किसी देश के आयात व निर्यात तथा उसके आयात के प्रमुख स्रोतों एवं निर्यात के प्रमुख गंतव्यों पर उस देश का चालू खाता पूरी तरह से प्रकाश डालता है। पूंजी खाता विदेशी निवेश, ऋण दिए हुए उधार तथा विदेशी मुद्रा भंडार को प्रकट करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय फर्म को विदेशों में लागू विनिमय नियंत्रणों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः ऐसे सभी देश जो अपने भुगतान शेष खाते में घाटे पर चलते हैं, वे अपनी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा के आने जाने पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरी ओर, वे राष्ट्र जिनके भुगतान शेष में अधिशेष होता है, सामान्यतः आयातों, निवेशों आदि पर कम प्रतिबंधों को लागू करते हैं। 1.6 जनसांख्यिकीय परिवेश जनसांख्यिकीय परिवेश में लोग शामिल होते हैं और चूंकि लोग बाजार को निर्मित करते हैं, यह व्यवसाय के लिए अत्यंत रुचिकारी होता है। विशिष्ट राष्ट्र में जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति जैसे आबादी में आकार व विकास, आबादी का आयु अनुसार व लिंग अनुसार संगठन आदि व्यावसायिक युक्तियों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। उदाहरण स्वरूप, आबादी में उच्च विकास व विशाल आकार का अर्थ होगा कि अन्य बातें समान रहने पर महत्वपूर्ण बाजार आकार होगा। आबादी का लिंग अनुसार आयु अनुसार विभाजन लिंग विशिष्ट व आयु विशिष्ट उत्पादों के लिए बाजार आकार का संकेत देगा, जैसे वस्त्र, पादुका, शेविंग उत्पाद, खिलौने, शिशु आहार आदि। ये सामान्य ज्ञान है कि अनेक राष्ट्रों में आबादी, वरिष्ठ नागरिकों व बच्चों का अनुपात अनेक उत्पादों के क्रय के निर्णयों को प्रभावित करता है। आयु आधारित जनसंख्या विभाजन विभिन्न आयु वर्गों द्वारा प्रस्तुत बाजार क्षमता को प्रयोग करने के लिए उपयुक्त युक्तियों को अपनाने में मदद करेगा। 1.7 सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश व्यापार जितनी एक आर्थिक गतिविधि है, उतनी ही सामाजिक सांस्कृतिक घटना भी है। दो देशों की प्रति व्यक्ति आय समान हो सकती है, फिर भी दोनों देशों के उपभोग प्रारूप में अंतर हो सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक बलों का लोगों द्वारा उत्पादों के उपभोग, डिजाइन, रंग और प्रतीकों की पसंद, पहनने वाले परिधानों, धर्म के प्रति झुकाव, कार्य, मनोरंजन, परिवार और अन्य सामाजिक संबंधों पर दिए जा रहे जोर पर भारी प्रभाव पड़ता है। श्रमिक नौकरी छोड़ने लगे। जब उनसे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि नए उत्पादन प्रबंधक और उसके सुपरवाइजरों को पता ही नहीं है कि क्या करना है और इसलिए वे श्रमिकों से सलाह ले रहे हैं। स्पष्टतया कंपनी इस तरह के प्रबंधन के साथ ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, इसलिए कंपनी तबाह हो जाए इससे पहले ही वे नौकरी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि तब तो एक साथ सभी नौकरी की तलाश में भटकेंगे। यह मामला दर्शाता है कि अधिकारी सत्ता या अथॉरिटी के प्रति श्रमिकों के दृष्टिकोण में होने वाली भिन्नता किस प्रकार की गंभीर कार्मिक समस्या को उत्पन्न कर देती है। लैटिन अमेरिकी प्रबंधक को एक संरक्षक, एक ऐसे प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति जिसके पास काम को संभालने का विस्तृत ज्ञान और अनुभव होता है। अमेरिकी प्रबंधक की सहभागिता वाली शैली से उन्हें लगा कि उसके पास जानकारी और अनुभव नहीं है, इसीलिए वो सुझाव मांग रहा है। संस्कृति को मनुष्य द्वारा मानव समुदाय के एक सदस्य के रूप में अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता,
कानून, रिवाज और अन्य सभी क्षमताओं और आदतों के समग्र योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह मनुष्यों के किसी समुदाय का विशिष्ट जीवन, उनके जीने का संपूर्ण ढंग है। इस प्रकार संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य की संपूर्ण सामाजिक विरासत से है। यह उस समाज की एक ऐसी विशिष्ट जीवन पद्धति और उसकी समग्र मूल्य प्रणाली होती है जिसका व्यक्तियों के उपभोग प्रारूप प्रबंधन सिद्धांतों और पद्धतियों से जटिल संबंध होता है। बाक्स से आपको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के विषय में एक नई अंतर्दृष्टि मिलेंगी। इसके अतिरिक्त हर संस्कृति के भीतर कुछ उपसंस्कृतियां होती हैं जिनका व्यावसायिक महत्व हो सकता है। जैसे संयुक्त राज्य जैसे देश में दक्षिण, उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिमी भागों में अलग अलग संस्कृतियां मौजूद हैं। सभी राष्ट्रीय संस्कृतियों में उपसंस्कृतियां होती हैं और उन्हें न पहचान पाने पर समानता वास्तव में कहीं नहीं होता। एक राष्ट्रीय और राजनीतिक सीमा का अर्थ हमेशा एक समान सांस्कृतिक नहीं होता। उदाहरण के लिए कनाडा राजनीतिक रूप से एक ही है लेकिन विरासत की दृष्टि से फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में बंटा होता है। इस स्पष्ट सांस्कृतिक विभेद के कारण फ्रांसीसी कनाडावासियों के सफल होने वाली विपणन पद्धति अंग्रेज कनाडावासियों के मध्य असफल सिद्ध हो सकती है तथा इसका प्रतिकूल भी हो सकता है। इसी प्रकार कोई एक ही कार्मिक नीति दो अलग अलग संयंत्रों में काम करने वाले बीच श्रमिकों के बीच काम नहीं कर सकती यदि वे अलग अलग उपसंस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हों और उनकी काम करने की आदतों और अभिप्रेरणाओं में अंतर हो। संस्कृति के तत्व। किसी देश की संस्कृति को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व भाषा, सौंदर्यबोध, शिक्षा, धर्म व अंधविश्वास, प्रवृत्तियां और मूल्य, भौतिक संस्कृति, सामाजिक समूह और संगठन, व्यावसायिक रीतियां और पद्धतियां हैं। योजक चिन्ह डोट। भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है और भाषा के माध्यम से अधिकांश संचार होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय विपणक को बाजार की भाषा की पूरी समझ होनी चाहिए, खासतौर पर अर्थगत भिन्नताओं और मुहावरों के अर्थभेद की समझ जो दुनिया की किसी भी भाषा का प्रमुख अंग होते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं परंतु उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली शब्दावलियां जैसे एलिवेटर, लिफ्ट, गैसोलीन, पेट्रोल, ग्रीन पेपर, चिलीज, ट्रक, लॉरी, योगर्ट, कड आदि अंग्रेजों अथवा भारतीय के समान नहीं है। समस्या तब बहुत अधिक हो जाती है जब एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करना होता है। शब्दकोश अनुवाद भाषा की मुहावरेदार अभिव्यक्ति से कुछ अलग होता है। जब ब्रांड नामों का भाषा अनुवाद किया जाता है अथवा विज्ञापन संदेशों को अर्थ के आधार पर एक भाषा से दूसरी भाषा में बदला जाता है तब उसकी संस्कृति के आशय के बिना गंभीर समस्या हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, गया। सौंदर्य बोध का अर्थ है सौंदर्य एवं सुरुचि के प्रति सांस्कृतिक बोध है जो कला, नाटक, संगीत, लोक कलाओं, नृत्य और ऐसी अन्य चीजों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए सौंदर्य बोध गहरी रुचि का विषय है क्योंकि यही किसी समाज में सौंदर्य की धारणाओं को नियंत्रित करते हैं और विभिन्न तरह की कला अभिव्यक्तियों, रंगों, आकारों, रूपों और प्रतीकों का सटीक ढंग से अर्थापन करने में सहायक होते हैं। जैसे रंगों का भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। संयुक्त राज्य में शोक का रंग काला है जबकि सुदूर पूर्व में ये सफ़ेद है। हरा रंग अमेरिकियों के लिए आरामदायक है लेकिन मलेशिया में लोग उससे घृणा करते हैं क्योंकि वहाँ ये बीमारी और मौत का प्रतीक है। प्रतीकों का भी सही अर्थापन करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए 7 संयुक्त राज्य में सौभाग्य का प्रतीक है जबकि सिंगापुर, घाना और केन्या में इसके बिल्कुल विपरीत है। जापान में संख्या 4 का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ उसे शी उच्चारित किया जाता है जिसका जापानी भाषा में अर्थ होता है मृत्यु। अनेक राष्ट्रों में 13 की संख्या बुरे भाग्य से संबंधित होती है। किसी समाज के सौंदर्य बोध और उसके प्रतीकों की अभिव्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता सामाजिक रूप से लज्जित करने वाली स्थितियों से बचाने और सही ढंग से उत्पादों और संदेशों को रूप देने में सहायता करती है। शिक्षा। सामान्यतः शिक्षा को औपचारिक स्कूली शिक्षा समझा जाता है, लेकिन बेहतर होगा कि एक विस्तृत दृष्टि को अपनाया जाए और शिक्षा को एक ऐसी औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाए जिसके द्वारा हम कौशल
विचार, मूल्य और प्रवृत्तियां अर्जित करते हैं। शिक्षा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा के स्तर को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि मानसिक क्षमताओं और विभिन्न कौशलों पर भी असर डालती है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक छपाई आधारित संचार माध्यम उन देशों में सफल नहीं हो सकते जहां की साक्षरता दर कम हो। धर्म व अंधविश्वास। धर्म नैतिकता और आदर्शों का प्रमुख निर्धारक होता है और लोगों की प्रवृत्तियों, आदतों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर प्रभाव डालता है, जो उनके काम, आदतों और उपभोग से भी प्रतिबिंबित होता है। डा अनेस्ट डाइश के अनुसार, शुचितावादी संस्कृतियों में सफाई को ही ईश्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण मानने का रिवाज होता है। लेकिन कैथोलिक और लैटिन अमेरिकी देशों में नहाने और सफाई पर अतिरिक्त ध्यान देने का विपरीत अर्थ होता है। इस तरह के व्यवहार को अनैतिक और गलत माना जाता है। यह विशुद्ध रूप से धार्मिक विचारों पर आधारित है, जैसे कुछ समूह गौमांस अथवा सूअर के मांस को खाने से बचते हैं। इसी प्रकार धर्म वेशभूषा व पहनावे पर भी अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। संसार में अनगिनत धर्म और विश्वास हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जीववाद, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और शिंटो धर्म आते हैं। इनमें से प्रत्येक का अपनी नैतिकता और आचार संहिता है। जिस बाजार को लक्ष्य बनाना है, वहाँ व्याप्त धर्म का कार्यात्मक ज्ञान लोगों के काम की आदतों, अंतर्निहित प्रेरणाओं और उपभोग के स्वरूप को समझने में सहायक होती है। किसी समाज के लोगों में व्याप्त अंधविश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ संस्कृतियों में लोगों का ज्योतिष, हस्तरेखाएं पढ़ना, भूत, सौभाग्यशाली दिन और स्थानों पर विश्वास एक अहम हिस्सा होते हैं। कुछ देशों में एक मंजिले मकानों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अपने सिर के ऊपर किसी और के पैरों को अच्छा नहीं माना जाता है। एशियाई देशों में भवन की स्थिति और वास्तुकला को शुद्ध रूप से भौगोलिक व आर्थिक दृष्टि की बजाय वास्तुशास्त्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रवृत्तियां और मूल्य। धर्म और अंधविश्वासों के साथ साथ हमें समाज में व्याप्त प्रवृत्तियां, मूल्यों तथा विश्वासों का भी बोध होना चाहिए। इन प्रवृत्तियों तथा मूल्यों का संबंध उपभोग स्वरूप, भौतिक वस्तुओं के रखने, खतरे उठाने और परिवर्तन से होता है। क्या आवश्यक और इच्छित है, यह एक समाज से दूसरे समाज में बिल्कुल अलग होता है और यह उस समाज में व्याप्त प्रवृत्तियों। भौतिक संस्कृति। बॉल और मैक्कुलोश के अनुसार, भौतिक संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य द्वारा बनाई सभी वस्तुओं और उनके अध्ययन से है, जिसमें ये देखा जाता है कि मनुष्य वस्तुएं कैसे बनाता है, कौन बनाता है, क्या बनाता है और क्यों बनाता है। प्रश्न कैसे तकनीक से संबंधित है। अन्य प्रश्न कौन, क्या और क्यों अर्थशास्त्र का भाग है। प्रविधि या तकनीक में वे सभी तरीके और विधियां शामिल हैं जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है। ये समाज के लोगों का तकनीकी ज्ञान है। तकनीक के चयन पर निवेश के आकार, कार्य के स्तर और काम में लगाए गए श्रमिकों के प्रकार और संख्या का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तकनीकी हस्तांतरण उच्च रूप से विवादास्पद मुद्दा रहा है, जबकि अनेक विकासशील राष्ट्र तकनीक आयात व भुगतान के संदर्भ में कड़े नियम व विनियमनों को निहित कर चुके हैं। विकसित राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हस्तांतरणीय तकनीक की प्रकृति व हस्तांतरण नियंत्रणकारी शर्तों के संबंध में अपनी नीति है। नवीन तकनीक का हस्तांतरण का अर्थ सामान्यतः श्रम के विस्थापन व प्राचीन तकनीक से नवीन तकनीक की तरफ धीमे परिवर्तन के भली प्रकार नियोजित कार्यक्रम के साथ पुनःप्रशिक्षण से होता है। भौतिक संस्कृति के आर्थिक पहलुओं अर्थात कौन, क्या और कैसे को हम 1.5.1 उपखंड में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ ये कहना पर्याप्त होगा कि ये तत्व मांग के स्तर और मांगी गई वस्तु के प्रकार और गुणवत्ता और समाज में खपत के तरीके पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्यक्ष है कि किसी समाज की भौतिक संस्कृति के अनेक व्यावसायिक निहितार्थ हैं। जो वस्तुएं और सेवाएं एक बाजार में स्वीकार की जाती हैं, उन्हें दो समाजों की भौतिक संस्कृति के अंतर के कारण दूसरे बाजार में अस्वीकार किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, तकनीकी व आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्रों में विस्तृत रूप से मांगे जाने वाले आधुनिक उपकरण अल्प विकसित राष्ट्रों में बाजार में अंश नहीं प्राप्त कर सकते व यदि उनको पेश भी किया जाए
तो इसके लिए ग्राहकों को शिक्षित करने में अत्यधिक खर्च उठाना पड़ सकता है कि वह इनका उपयोग व देखरेख कैसे करें व साथ ही विक्रय पश्चात सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करने में व्यय करना पड़ सकता है। सामाजिक समूह और संगठन। सामाजिक समूहों और संगठनों का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह लोगों के एक दूसरे के प्रति व्यवहार को निर्धारित करती है और उनकी गतिविधियों को संगठित करता है। किसी परिवार का आकार, आपसी जुड़ाव, स्त्री व पुरुष की समाज में भूमिका और विभिन्न सामाजिक वर्गों की स्थिति एक देश से दूसरे देश में पूरी तरह भिन्न होती है। सामाजिक समूह और संगठन किसी समाज के लोगों के जीने के तरीके और आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। ये व्यवहारिक धारणाओं, सामाजिक आचरण संहिता, मूल्य व्यवस्था आदि पर प्रभाव डालते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधकों के लिए नीति निर्धारण में काफी प्रासंगिक हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, संयुक्त परिवार प्रणाली में सामान्य रूप से परिवार का वृद्ध सदस्य होता है जो परिवार की ओर से निर्णयों को लेता है तथा कंपनी को इसे ही संपूर्ण परिवार द्वारा उपयोग के लिए उत्पाद खरीदने के लिए सहमत करना पड़ता है। व्यावसायिक रिवाज और पद्धतियां। व्यावसायिक भूलों से बचने के लिए अलग अलग देशों के व्यावसायिक रिवाजों और पद्धतियों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधक को इस बात की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि व्यापार किस तरह किया जाता है और उस देश के कारोबारी काम, समय, औपचारिकता, परिवर्तन और उपलब्धियों को कितना महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी प्रबंधक स्वभाव से ही काम पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने काम में तीव्रता और समयबद्धता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसके अतिरिक्त वे उपलब्धियों पर बहुत ध्यान देते हैं और नई चीज़ों के शौकीन होते हैं, लेकिन संसार के दूसरे हिस्सों में लोग इन विश्वासों और मूल्यों को नहीं मानते। जैसे जापानी भी श्रम व्यसनी होते हैं, लेकिन वे निर्णय लेने में बड़े धीमे होते हैं, जबकि अनेकों पश्चिमी एशियाई देशों में इसे अधिक महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ मौखिक समझौता ही पर्याप्त समझा जाता है। 1.8 राजनीतिक परिवेश। यह सही कहा गया है कि विदेशी व्यावसायिक फर्म एक अतिथि की तरह है और वह मेजबान देश की सरकार की सुविधा से काम करती है। सरकार को यह अधिकार होता है कि वह किसी फर्म को अपना देश में कारोबार करने की अनुमति दे और उन तौर तरीकों को स्थापित करे जिनसे वह फर्म अपना व्यापार कर सके। राष्ट्र के राजनीतिक परिवेश में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ कारकों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जैसे वर्तमान सरकारी व राजनीतिक पक्ष प्रणाली, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका, सत्ता में पार्टी की आर्थिक नीति, राजनीतिक स्थिरता व व्यवसाय के लिए राजनीतिक खतरे, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध आदि। सरकार का स्वरूप एवं राजनीतिक दल व्यवस्था। किसी देश की सरकार संसदीय हो सकती है अथवा तानाशाही हो सकती है। संसदीय व्यवस्था में समय समय पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाई जाती है, जबकि तानाशाह सरकार में राजशाही या अधिनायक तंत्र के हाथ में सारे अधिकार होते हैं और कुछ चुनिंदा लोग ही सारी नीतियां बनाते हैं। ऐसे मामलों में सरकारी उपक्रम बाजार में एक ताकतवर प्रतिद्वंदी के रूप में उभरते हैं और विदेशी फर्मों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं, यहाँ तक कि सरकार को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना भी मुसीबतों से खाली नहीं है। सरकारी संगठनों की एकाधिकार की शक्ति के कारण उनसे मूल्य तथा अन्य पहलुओं पर मोल भाव करना कठिन हो जाता है। राजनीतिक स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय फर्म के लिए सरकार और सरकारी नीतियों की स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चूंकि आजकल व्यावसायिक निर्णयों के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है और ये निर्णय एक बार ले लेने के बाद उन्हें लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए विदेशी फर्म उन देशों का ही चयन करती हैं जहां राजनीतिक स्थिरता हो। राजनीतिक अस्थिरता का कारण होता है कि सरकार का प्रकार बदल जाए। स्वामित्वहरण, एक्सप्रोप्रिएशन, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, स्वदेशीकरण, डोमेस्टिकेशन से लेकर पूंजी के स्थानांतरण पर प्रतिबंध तक हो सकते हैं। अधिहरण तब होता है जब किसी विदेशी निवेश को सरकार बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए अधिग्रहित कर ले। स्वामित्वहरण तब होता है जब सरकार किसी विदेशी निवेश को अधिग्रहित कर ले, लेकिन कुछ क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दे हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये क्षतिपूर्ति फर्म के बाजार मूल्य के बराबर भी। राष्ट्रीयकरण किसी एक कंपनी को प्रभावित
करने की बजाय पूरे उद्योग को ही प्रभावित करता है और इसमें संभरण या स्वामित्वहरण किया हुआ कारोबार राष्ट्रीय फर्म या सरकार के हाथ में आ जाता है। स्वदेशीकरण हस्तक्षेप का एक सौम्य प्रकार होता है तथा इसमें फर्म की गतिविधियों को राष्ट्रहित में लगाने के लिए विदेशी निवेश का नियंत्रण राष्ट्रीय अधिकार में ले लिया जाता है। स्वामित्वहरण से यह इस प्रकार भिन्न है कि इसमें एक विदेशी संचालक के काम करने की स्वतंत्रता पर धीरे धीरे अतिक्रमण किया जाता है। स्वदेशीकरण फर्म प्रेरित हो सकता है, सरकार प्रेरित हो सकता है अथवा पूर्वनिश्चित हो सकता है। फर्म प्रेरित तथा पूर्वनिश्चित स्वदेशीकरण में खतरा कम होता है, लेकिन सरकार प्रेरित स्वदेशीकरण में काफी खतरा होता है और इसे स्वामित्वहरण के तुल्य माना जाता है। एक अन्य प्रकार का जोखिम पूंजी का स्थायी या अस्थायी अवरुद्धीकरण है। अन्य जोखिमों के विपरीत इस अवरुद्धीकरण के अंतर्गत आने वाली फर्म के हाथ में पूंजी व संपत्ति के सभी अधिकार होते हैं, लेकिन वह अपने देश को पूंजी या कमाई नहीं भेज सकती। युगांडा में अमीन के शासन के दौरान भारतीयों को प्रायः इस समस्या का सामना करना पड़ता था। यद्यपि सरकार संपत्ति को अपने अधिकार में लेने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं करती, लेकिन अपनी कमाई को किसी भी रूप में स्वदेश भेजना लगभग असंभव हो जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट। अन्य सरकारों के साथ संबंध। यदि कंपनी को ज्ञान होता है कि उसके राष्ट्र सरकार के विदेशी राष्ट्र में सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं, तब वह आसानी से विदेशी राष्ट्र में अपने व्यवसाय की सफलता का उचित अनुमान लगा सकता है। दूसरी ओर दो सरकारों के मध्य तनावपूर्ण राजनीतिक संबंध के साथ कंपनी के लिए विदेशी राष्ट्र में व्यवसाय करना मुश्किल होगा। राजनीतिक खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फर्म को पहले से ही पूरी तरह तैयार होना चाहिए। जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक खतरों के अस्तित्व और उनके परिणामों की समझ और उन खतरों से निपटने के लिए समुचित योजनाओं और नीतियों का विकास करने की आवश्यकता होती है। 1.9 विधिक परिवेश। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर काम करती है। ये बात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की फर्मों पर लागू होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ समस्या ये होती है कि उनके अपने देश के कानून उस देश से बिल्कुल अलग हो सकते हैं जहां वह कारोबार करती है। ऐसे कानून भी है जो उत्पाद गुणवत्ता व पैकेजिंग के मानकों को मूल्य निर्धारण, वितरण व संवर्धन को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में विज्ञापन संबंधी इतने कड़े कानून हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबारियों को जर्मनी में विज्ञापन युक्ति बनाने से पहले एक अच्छा कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह से यूरोपियन देशों में कीमत में छूट देकर उत्पाद को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध है। ये कानून इस तर्क पर आधारित हैं कि इससे क्रेताओं में भेद होता है। विभिन्न कानून मात्र विपणन मिश्रित चरों में ही नहीं होते, बल्कि अन्य व्यावसायिक निर्णयों में भी लागू होते हैं, जैसे बाजार प्रवेश तकनीक, संयंत्र की जगह, उत्पादन को स्तर, लोगों को रोजगार, बाजार से मुद्रा प्राप्त करना, लेखा तथा कर, संपत्ति अधिकार जिसमें अचल संपत्ति तथा पेटेंट व ट्रेडमार्क समझौतों का निरस्तीकरण शामिल हैं। अल्पविराम। फर्म के कारोबार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के साथ साथ कानून उस परिवेश पर भी प्रभाव डालते हैं जहां एक फर्म विदेश में कारोबार करती है। इसी प्रकार एक देश में कानून व्यवस्था के द्वारा बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है, तो दूसरे देश में अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए प्रतिस्पर्धा को रोका जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य में उद्योग पर नियंत्रण लगाने वाले अविश्वास कानून का प्रभाव सभी तरह के विलय, अधिग्रहण, व्यावसायिक क्रियाकलापों पर पड़ता है। इस संबंध में न्यायालय के निर्णय शर्मन एक्ट के अनुच्छेद 1 द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे जिलेट को पश्चिम जर्मनी की इलेक्ट्रिक रेजर बनाने वाली कंपनी ब्रॉन एजी का अधिग्रहण करने से इस आधार पर रोक दिया गया था कि इससे प्रतिस्पर्धा विकृत हो जाएगी। विभिन्न देशों की कानून व्यवस्था के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं होता और वास्तव में वे विरोधाभासी कानूनी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। विभिन्न देशों में मौजूद कानून व्यवस्था मूलतः 2 कानूनी दर्शनों, सामान्य कानून कॉमन लॉ और संहिता कानून कोड लॉ की पूर्ववर्ती होती है। सामान्य कानून की जड़ें ब्रिटेन में हैं और आज ये संयुक्त राज्य ब्रिटेन और कनाडा में लागू हैं। सामान्य कानून का आधार परंपरा,
पुराने विधान और ऊंची अदालतों के पहले दिए गए निर्णय जिनमें इस तरह की सभी समस्याओं को कानूनों के स्वीकृत दायरे में रहकर देखा जाता है। इसके विपरीत संहिता कानून रोमन कानूनों पर आधारित होता है तथा इसमें सभी घटनाओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। इन दो कानूनी दर्शनों की सबसे बड़ी व्यावसायिक जटिलता यह है कि औद्योगिक विवादों पर दिए गए निर्णय मूल रूप से अलग हो सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हम आवश्यक स्थितियों के पूर्ण न होने के मामले को लेते हैं जिसमें इस तरह की स्थिति को ईश्वरीय कृत्य अथवा दैवी घटना का नाम दिया जाता है। संहिता कानून में जिसे देवी घटना का नाम दिया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि सामान्य कानून में भी उसे ही दैवी घटना माना जाए। इस प्रकार संहिता कानून के अंतर्गत श्रमिकों की हड़ताल को दैवी घटना माना जाए, लेकिन हो सकता है कि साधारण कानून में अनुबंध के गैर निष्पादन का ये कारण निश्चित रूप से नहीं माना जाएगा। ये परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय कानून की दो विशेषताओं को प्रकाश में लाती है। प्रथम, एक विस्तृत कानून व्यवस्था का अभाव है। वास्तव में कोई भी विस्तृत कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक कानून अभी हाल ही में अस्तित्व में आया है। ये प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान प्रशासनिक सत्ता पर निर्भर है। आज तक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कम हैं जो कानूनी सेवा प्रदान करते हैं। इनमें 1948 में स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और हेग में स्थापित किया गया विश्व न्यायालय शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की दूसरी विशेषता यह है कि किसी भी देश को इन कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह उसके वाक्यांशों में वर्णित है, उनको साथ रखने पर विचार करें। चूंकि सभी देश कानूनी व्यवस्था की प्रभुसत्ता को मानते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णय किसी खास देश की कानून व्यवस्था पर निर्भर न होकर सच्ची मानवता पर आधारित होते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न देशों में लागू होने वाले कानून के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय फर्म को सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि जिस देश में कारोबार किया जाता है वहां विवाद होने पर मेजबान देश के या स्वदेश या तीसरे देश के फर्मों को किस देश के कानून लागू होंगे इस बात से भलीभांति परिचित होना चाहिए कि औद्योगिक विवादों के निपटानों के तौर तरीके क्या हैं और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक निर्णायक न्यायालय की क्या भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्षेत्र काफी विस्तृत है, इसलिए इस उपखंड में हम मात्र कुछ प्रमुख कानूनी मामलों पर ही प्रकाश डालेंगे। कानूनी पहलुओं पर एक विस्तृत व्याख्या इकाई 14 तथा 16 में उपलब्ध कराई गई है। 1.10 पारिस्थितिक परिवेश। पारिस्थितिकी का तात्पर्य पौधों, जंतुओं, लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य के संबंध, संतुलन और प्रतिमानों से है। पहले पर्यावरण के स्रोतों की कमी और प्रदूषण की ओर कम ही ध्यान दिया जाता है। चिमनियों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों से निकलती धूल और कालिख को विकास के लिए आवश्यक कीमत के रूप में स्वीकार किया जाता था, किंतु पिछले कुछ वर्षों से प्रदूषण की मात्रा और प्रकृति इतने चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुकी है कि पूरी दुनिया पर तत्काल कुछ करने का दबाव पड़ रहा है ताकि कहीं देरी से स्थितियों के नियंत्रण से बाहर न हो जाएं। इसी प्रकार एजोडाई का प्रयोग करके बनाए गए वस्त्रों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। संभवतः आज जर्मनी में दुनिया के सबसे कड़े पर्यावरण कानून हैं। औद्योगिक प्रगति और विकास की अवधारणा में आज उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आज व्यावसायिक संस्थानों का मूल्यांकन सिर्फ वित्तीय आधार पर ही नहीं किया जाता है, बल्कि पर्यावरण के स्रोतों के संरक्षण तथा प्रदूषण में कमी लाने के आधार पर भी किया जाता है। हरित तकनीक, हरित उत्पाद और हरित कंपनियों का आज के वैश्विक परिवेश में उच्च मूल्यांकन किया जाता है। 1.11 सारांश। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में एक प्रमुख अंतर है दोनों का परिवेश जिसके अंतर्गत व्यवसाय किया जाता है। अपने देश में कारोबार करते समय सामान्यतया हमें वहां के परिवेश का ज्ञान होता है और हम सहजता से उसके साथ समायोजन कर लेते हैं, लेकिन विदेशों में कारोबार करते समय ये समस्या आती है कि विदेशों का परिवेश भिन्न होता है तथा व्यावसायिक फर्म उससे अनभिज्ञ होती है। परिवेश में अंतर होने के कारण फर्म अपने देश में जिन युक्तियों को प्रयोग में लाती है वे विदेश में अनुपयुक्त सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए हमें गृह देश, मेजबान देश और वैश्विक स्तर पर सक्रिय विभिन्न परिवेशीय कारकों को विशेष सावधानी से पहचानना चाहिए तथा उनके उत्पादन,
कार्मिक, वित्तीय तथा विपणन क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यानपूर्वक परखना चाहिए। विदेशी परिवेश के ये प्रमुख पहलू जिनका विश्लेषण किया जाना चाहिए: भौगोलिक, आर्थिक, वित्तीय, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी तथा पारिस्थितिकीय कारक शामिल है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।